बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटनी का जो हमने प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट किया था उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 18 है आज का हमारा। डिवियन ब्रायोफाइटा हमने स्टार्ट की थी। डिवियन ब्रायोफाइटा के करैक्टर्स को हमने देखा था, बेसिक करैक्टर्स देखे थे। अब हम उनके रिप्रोडक्शन के लिहाज से जो उनमें रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी के बारे में बात की थी, इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, दो जनरेशन्स होती हैं, एक गेमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि सेक्स ऑर्गन्स दोनों जनरेशन्स में से कौन सी जनरेशन में बनेंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि गेमेटोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट्स की गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट जनरेशन इनकी प्लांट बॉडी को कहते हैं। तो इट मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स ऑर्गन्स जो है वो गेमेटोफाइट में ही बनेंगे। गेमेटोफाइट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो सेम प्लांट पर ही बने, पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंट प्लांट्स पर भी बन सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सराउंडिंग पे स्टीराइल सेल्स की कवरिंग होती है। इट मीन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। किस तरह से? स्टीराइल सेल्स की कवरिंग से। स्टीराइल का मतलब होता है वो चीज़ या वो सेल्स जो गैमेट प्रोडक्शन में या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। इनमें प्लांट्स में गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है माइटोसिस के ज़रिए। जब हम एनिमल्स में गैमेट्स की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम मियोसिस का नाम लेते हैं, ठीक है। जबकि हम प्लांट्स में जब गैमेट्स की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें माइटोसिस का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के ज़रिए होती है, प्लांट्स में गैमेट फॉर्मेशन माइटोसिस के ज़रिए होती है। तो इन ऑर्गन्स में जब गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है माइटोसिस के ज़रिए, उन गैमेट्स को प्रॉपर्ली नाम दिया जाता है। तो पहले हम ऑर्गन्स के नेम देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनिया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर यानी कि एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड्स मोटाइल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बनते हैं, यानी कि एक दो एंथीरोजॉइड नहीं, बहुत ज़्यादा मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है। लेकिन फीमेल गैमेट के साथ कोई एक ही फ्यूज़ कर सकता है एक वक्त में। आर्चिगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर जो फीमेल गैमेट होगा दैट विल बी अ सिंगल एग। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया प्लूरल के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। एंथ्रीडियम, अगर एक आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हो तो आप उसको एंथ्रीडियम कहोगे। आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो दैट विल बी एंथ्रीडिया। उसी तरह से अगर आप एक आर्चिगोनियम की बात कर रहे हो यानी कि आप एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो दैट द टर्म विल बी आर्चिगोनिया। एग जो है वो आप 2 आर्चिगोनिया बने हैं या आप 10 आर्चिगोनिया की बात कर रहे हो, हर आर्चिगोनिया के अंदर एक ही एग बनेगा। एग एंथीरोजॉइड्स की तरह मोटाइल नहीं होता, ये सिसाइल होता है, ठीक है। यानी कि ये मूव नहीं कर सकता, ये आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है। रिटेन का मतलब क्या है? अंदर रहेगा, ठीक है, रुका रहेगा या ठहरने को कहेंगे हम, ठहरे रहना या रुका रहने को कहते हैं। उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट्स के यानी कि एंथ्रीडियम है, आर्चिगोनियम है, उनके इर्द गिर्द कुछ लीफ लाइक या स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम पैराफाइसिस कहते हैं, ठीक है। स्टीराइल मतलब ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हो रही है क्योंकि तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर समहाउ लाइक थोड़ा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसकी बिलो पॉइंट पे या जिसके नीचे स्टाक प्रेजेंट होती है जो उसको मेन प्लांट बॉडी से कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसके साथ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके इर्द गिर्द जिनको हम पैराफाइसिस कहते हैं। फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पे फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसकी एक नेक प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उस नेक के नीचे एक बेसल स्वोलन पोर्शन होता है। इस पोर्शन के अंदर वो एक सिंगल एग जो है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या चीज़ है? ये आर्चिगोनियम की नेक है, ये बेसल स्वोलन पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं वेंटर का, ठीक है। जबकि ये वाला पोर्शन जो है इसको हम नेक का नाम देते हैं। तो ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है, ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स बनेंगे जो कि मोटाइल होते हैं। जब ये एंथ्रीडियम के वॉल रप्चर करती है तो ये सारे के सारे एंथीरोजॉइड्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं।
अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइट्स जो हैं वो वाटर के आसपास ही मौजूद होते हैं, तो रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो ये हैं, यानी कि इसमें एक एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक आर्चिगोनियम, और इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंटरमिंगल या मिक्स हुए होते हैं कुछ स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम पैराफाइसिस कहते हैं। ये बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ड्राई नहीं होने देते हैं, ठीक है, यानी कि डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करेंगे, लाइट से, टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करेंगे, और किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली मैकेनिकल इंजरीज से। रिप्रोडक्शन की बात करें कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जैसे कि हमने भी कहा कि ब्रायोफाइट्स क्योंकि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम है या प्लांट वर्ल्ड है, तो इट मीन्स के फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइव करने के लिए या डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए ब्रायोफाइट्स को पानी की ज़रूरत होती है, और वो पानी के पास आसपास ही पाए जाते हैं। तो एंथीरोजॉइड्स टूवर्ड्स आर्चिगोनिया मूव करते हैं कीमोटैक्टिकली, कीमोटैक्सिस की वजह से, यानी कि आर्चिगोनिया की तरफ से कोई केमिकल सिग्नल मिलता है जिसके रिस्पॉन्स में एंथीरोजॉइड आर्चिगोनिया के टूवर्ड्स यानी कि उसकी तरफ मूव करेंगे, और कोई बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स मूव करते हैं, ठीक है। जैसे हमने भी अभी स्केच आउट किया था आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर। इसके स्टार्ट में यहाँ पे नेक पोर्शन में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जब रप्चर कर जाते हैं तो इनकी रप्चरिंग से नेक का पोर्शन जो है ये कैनाल, एक नाली की तरह खुल जाता है, जिसकी वजह से जितने भी एंथीरोजॉइड्स यहाँ पे मौजूद होंगे, यानी कि एक एंथीरोजॉइड है, 2 हैं, 10 हैं, जितने भी एंथीरोजॉइड्स हैं वो इस केमिकल सिग्नल मिलने की वजह से टूवर्ड्स आर्चिगोनिया मूव करते हैं। लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एग ही मौजूद है, तो इट मीन्स के कोई एक एंथीरोजॉइड ही इस सिंगल एग तक आएगा, उसके साथ फ्यूज़ करेगा और जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। अब एंथीरोजॉइड क्या चीज़ है? ये हैप्लॉइड होता है। हमने कल भी बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी कि गेमीटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन होती है, तो इट मीन्स एंथीरोजॉइड क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मतलब इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। उसी तरह से आर्चिगोनिया में जो एग बनता है वो भी हैप्लॉइड है, क्योंकि ये गेमीटोफाइट में ही बिलोंग करते हैं। गेमीटोफाइट यानी कि गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अब कह रहे हो कि गेमीटोफाइट हैप्लॉइड है, इसका मतलब इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड ही होंगे। और माइटोसिस का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में हो तो हैप्लॉइड सेल्स ही बनाती है, अगर डिप्लॉइड सेल्स में हो तो वो डिप्लॉइड सेल्स ही बनेंगे उसके रिजल्ट में। तो यहाँ पे वो माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल्स में हो रही है, इस वजह से उसके रिजल्ट में हैप्लॉइड गैमेट्स ही बनेंगे। तो एक एंथीरोजॉइड और एक एग जब फ्यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, दैट विल बी जाइगोट, जो नेक्स्ट जनरेशन को स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इनकी सिंपल सी है कि बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स कीमोटैक्टिकली या कीमोटैक्सिस की हेल्प से, कीमोटैक्सिस की वजह से आर्चिगोनियम की तरफ मूव करते हैं। कीमोटैक्सिस क्या है? आर्चिगोनियम की तरफ से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ से कोई केमिकल सिग्नल मिलता है जिसके रिस्पॉन्स में मेल गैमेट जो है वो मूव करता है। बहुत सारे मेल गैमेट्स मूव करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कोई एक गैमेट ही फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है और क्या चीज़ बनाता है? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी कि जाइगोट की प्रोडक्शन करवाते हैं। जाइगोट आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है, ठीक है। रिटेन मतलब आर्चिगोनियम के अंदर ही ठहरा रहेगा। कुछ देर की कंडीशन इसकी होती है कि रेस्टिंग पीरियड पे रहता है, रेस्टिंग पे होता है, किसी भी तरह की डिवीजन इसके अंदर नहीं होती है। रेस्टिंग पीरियड को पास ऑन करने के बाद जाइगोट जो है वो डिवाइड होगा बाय माइटोसिस। अब जाइगोट क्या है? जाइगोट इज़ अ डिप्लॉइड, ठीक है, 2n है। अब इसमें आप कह रहे हो कि माइटोसिस है, तो जाहिर सी बात है इसकी नेक्स्ट जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो 2n ही होगी, ठीक है। वो क्या होगी? वो 2n होगी, और उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि गेमीटोफिटिक जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है, इससे आगे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी स्पोरोफाइट। तो एम्ब्रियो से आगे क्या चीज़ डेवलप होगी? स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉयड था, तो जाहिर सी बात है इससे आगे जो नेक्स्ट जनरेशन या स्ट्रक्चर बनेगा वो डिप्लॉयड ही होगा। स्पोरोफाइट की कंप्लीट यानी कि स्पोरोफाइट अपनी एंटायर डेवलपमेंट विद इन गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर रहकर ही कंप्लीट करता है। डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी कि स्पोरोफाइट जब पूरी तरह से डेवलप हो भी जाता है तब भी वो गेमीटोफाइट के साथ अटैच रहता है नरिशमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। नरिशमेंट का मतलब क्या है कि इसको अपनी जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो फूड चाहिए, वो इसको गेमीटोफाइट से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद का क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, अपने लिए खुराक या अपना फूड खुद
नहीं बना सकता। तो ब्रायोफाइट्स को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिसाइजली एज अ प्लांट्स कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इनमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, इनमें गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, इनका स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के साथ अटैच रहता है और ये होमोस्पोरस होते हैं। ये जहाँ पे गेमेटोफाइट डिवीजन के कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं वहाँ पे ये डेफिनेशन या बोल्ड लेटर्स में मेंशन्ड है। ये आपने ब्रायोफाइट्स को डिफाइन करते हुए बतानी है। After that, an important long question, that is adaptation to land habitat, यानी कि ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो हर कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनट्स के बाद तब्दील होती रहती है। तो ब्रायोफाइट्स उनको कैसे अडप्ट करते हैं या उन पर कैसे अडेप्टेटिव करेक्टर्स बनाते हैं या उनको इस काबिल कैसे बनाते हैं कि वो लैंड पे या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन, लैंड इन्वायरमेंट पे सर्वाइव कर सके। मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं, आपकी बुक पे 7 पॉइंट्स मेंशन है। आपने फर्स्ट पॉइंट को 2 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखना है, 2 पॉइंट्स उसके बनाने हैं, बाकी सारे पॉइंट्स आपकी बुक पे मेंशन्ड है। मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी और उनको बुक पे आपने हाईलाइट करना है। पहले पॉइंट में जो सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी बनेगी वो है रिड्यूस सरफेस एरिया। ब्रायोफाइट्स जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये इन्वायरमेंट होती है ड्राई कंडीशन, ठीक है। हमारी जो ज़मीन जो है, या हमारी जो लैंड इन्वायरमेंट है, जैसे कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। हमारी इन्वायरमेंट जो है सीज़न 4 डिफरेंट सीजन्स हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कभी नमी ज़्यादा हो जाती है, कभी नमी कम हो जाती है। तो ब्रायोफाइट्स में कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होती है वाटर को कंजर्व करने के लिए, यानी कि उसको स्टोर करने के लिए, ताकि वाटर लॉस को कम किया जा सके। तो उस वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, सेल का सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि वो सरफेस एरिया तो लैंड की जो चेंजिंग कंडीशंस हैं, सरफेस एरिया उन कंडीशंस को एक्सपोज्ड हो सकता है, उनके सामने ही होता है, यानी कि उनको फेस कर रहा होता है। इसलिए सेल के सरफेस एरिया का कम होने का मतलब ये है कि वाटर लॉस कम होगा। सेकेंडली, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है, प्लांट्स की जब इंटरनल एनाटॉमी, यानी कि प्लांट्स के किसी भी ऑर्गन की जब इंटरनल एनाटॉमी को स्टडी करते हो तो उसमें सबसे पहली लेयर बनती है एपिडर्मिस। ये है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल लेयर जो है ये बनती है क्यूटिन से। तो इस क्यूटिकल का काम क्या होगा कि ये वाटर लॉस को रिड्यूस करेगी, यानी कि वेपोरेशन की वजह से पानी जो भाप की शक्ल में प्लांट बॉडी से रिलीज़ होता है, उस वाटर रिलीज़ को रोकेगी, वाटर लॉस को फर्दर रिड्यूस करेगी। सेकेंड पॉइंट आपकी बुक पे, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट वो है डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स में वाटर लॉस को रोकने के लिए, यानी कि बिना पानी को फर्दर लॉस किए कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए ब्रायोफाइट्स में एक अडेप्टेशन ये है कि वो कुछ स्पेशल चैम्बर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की डेवलपमेंट करवाते हैं, जिससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, लाइट को एक्सपोज प्रॉपर्ली किया जा सके, लाइट प्रॉपर्ली ट्रैप की जा सके। लेकिन इन दोनों कामों के दौरान पानी जो है वो कम से कम बॉडी से रिलीज़ हो, क्योंकि ये वैसे भी ड्राई कंडीशंस में मौजूद होते हैं। जिस इन्वायरमेंट में ये ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ पे समटाइम्स ड्राउट कंडीशंस भी आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इनको वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में स्टोर करना पड़ता है। Third point on your book and fourth point on the slide, that is efficient rhizoids. Rhizoids क्या हैं? Rhizoids रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। इनकी डेवलपमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो रूट्स जैसा ही है। तो ब्रायोफाइट्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि रॉयज़ाइड्स हैं। इनका काम क्या है, रूट्स की तरह ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट बॉडी को एंकरेज करते हैं, यानी कि उसको फिक्स करते हैं जहाँ पे वो, जिस मिट्टी पे, जिस सबस्ट्रेटम पे या जिस ग्राउंड पे एक प्लांट बॉडी या ब्रायोफाइट मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेट्रोगैमी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड गैमी मीन्स गैमेट। ब्रायोफाइट्स में 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक नॉन मोटाइल और दूसरा मोटाइल। नॉन मोटाइल उसको हम कहते हैं एग, जिसके अंदर स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है, और दूसरा है मोटाइल, दैट इज स्पर्म, जिसको हम एंथीरोजॉइड का नाम देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर अभी हमने डिस्कस किए, एक एंथ्रीडियम और दूसरा आर्चिगोनियम।
इन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स को प्रोटेक्शन भी इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर दी जाती है। दीज आर स्पेशल मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स जो गैमेट्स की प्रोडक्शन भी करवा रहे हैं और गैमेट्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आफ्टर दैट एम्ब्रियो रिटेंशन। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होगी? मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने से जाइगोट बनता है। जाइगोट में माइटोसिस होती है जिसके रिजल्ट में प्रॉपर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कब बनेगा? जब फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद माइटोसिस के रिजल्ट में, जो कि जाइगोट में होगी। तो ये एम्ब्रियो रहता कहाँ पे है? एम्ब्रियो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो आर्चिगोनियम है उसके अंदर ही रहता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। उसके अंदर रिटेन रहता है, उसकी डेवलपमेंट वहीं पे होती है और वहीं पे इसको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। इट मीन्स कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी या आर्चिगोनियम के अंदर है, तो वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो जनरेशन्स एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही होती हैं। यानी कि अगर गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन में गैमेट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी दैट विल बी स्पोरोफाइट। यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट कर रही है स्पोरोफाइट जनरेशन को, इसी तरह से स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट करेगी गैमेटोफिटिक जनरेशन को। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है वो अल्टरनेट अगर कर रही है गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन को, तो इट मीन्स कि ये प्लांट्स को इस काबिल बना रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नई जेनेटिक कम्बिनेशंस बना सकें। वो जेनेटिक कम्बिनेशंस जिस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं उस इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आती हैं, वो एक वर्सटाइल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उस इन्वायरमेंट में खुद को एडप्ट कर सकें। तो इनके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो कि हेट्रोमॉर्फिक होती है, उस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का बेनिफिट क्या है कि प्लांट्स अपने नेक्स्ट जितनी भी जनरेशन्स बनाएंगे या जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे उनके अंदर जेनेटिक कम्बिनेशंस काफ़ी बेटर होंगे। बेटर का मतलब क्या है कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इनकी निस्बत ज़्यादा या पेरेंट जनरेशन की निस्बत ज़्यादा फिटेस्ट होगी, तभी वो उस बदलते हुए इन्वायरमेंट में या बदलते हुए माहौल में खुद को अडेप्ट कर सकते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें। यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एक इमेज शेयर की है आपके साथ बेटा। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे गैमेट्स, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर ही बनते हैं। तो गैमेट्स बने, गैमेट्स की फ्यूजन हुई, जाइगोट बना। इस जाइगोट से आगे स्पोरोफाइट डेवलप होगा, स्पोरोफाइट से आगे स्पोर्स बनेंगे और इन स्पोर्स के रिजल्ट में दोबारा से गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी तरह से चलती रहती है और ये तब तक चलती रहती है जब तक एक प्लांट सर्वाइव कर रहा हो। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप लोग नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट करोगे, दैट इज़ डिवीजन ट्रैक्योफाइटा, सेकंड डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। ट्रैक्योफाइट्स क्या होते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके साथ एक इमेज शेयर की है। ट्रैक्योफाइट्स में डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं प्लांट्स की, जिसमें ट्रीज़, हर्ब्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स, फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स और नेकेड सीडेड प्लांट्स, इस तरह के जितने भी फर्न्स वगैरह हैं वो सारी वेराइटीज़ इसमें आ जाती हैं। तो ट्रैक्योफाइटा क्या है? ट्रैक्योफाइटा में जो वर्ड है ट्रैक्यो, बेसिकली ये वर्ड ड्राइव किया गया है ट्रैकिया से, और ट्रैकिया कहते हैं हमारे विंड पाइप को। विंड पाइप यानी कि जिससे हम जो हमारी सांस की नाली है उसको ट्रैकिया का नाम दिया जाता है। ये वर्ड बेसिकली यूज़ किया गया है प्लांट्स में ट्रैकीड्स के लिए, जो वाटर की कंडक्शन करवाते हैं, जो कि एक जाइलम टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। इट मीन्स वेस्कुलर टिश्यूज़। और जाइलम और फ्लोएम किस में आते हैं? कौन से टिश्यूज़ की कैटेगरीज के ग्रुप में इनको ऐड किया जाता है? वेस्कुलर टिश्यूज़ के ग्रुप में। इन दोनों का काम क्या है? ये वाटर और फूड की कंडक्शन करवाते हैं। जाइलम वाटर की कंडक्शन, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करवाता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड की कंडक्शन करवाता है। तो ट्रैक्योफाइट्स जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जबकि अभी हमने बात की कि ब्रायोफाइट्स जो है उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी कि वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होते। ट्रैक्योफाइट्स में आप जितनी भी कैटेगरीज पढ़ते हो इनके अंदर प्रॉपर्ली जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं, यानी कि ये वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं। तो वो प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हो उनको वेस्कुलर प्लांट्स या उनको हम ट्रैक्योफाइट्स का नाम देते हैं। लैंड हैबिटेट में जो सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, लैंड हैबिटेट के लिहाज से या लैंड प्लांट्स के लिहाज से आप जो सक्सेसफुल ग्रुप कंसिडर करते हो वो ट्रैक्योफाइट्स ही है, ठीक है। और इन ट्रैक्योफाइट्स में भी सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो सक्सेसफुली अडोप्टेड
टू लैंड हैबिटेट। क्यों? क्योंकि इनके वेजिटेटिव फैक्टर्स के में एवोल्यूशन हो चुकी है, इनके रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स में भी एवोल्यूशन हो चुकी है। तो अमंग दीज प्लांट्स, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव फैक्टर्स के लिहाज से, रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स के लिहाज से बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, तो ट्रैक्योफाइट्स में जो आप जितने भी प्लांट्स आप पढ़ते हो उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट्स कंसिडर किया जाता है। और राइट नाउ लैंड हैबिटेट में जो डोमिनेंट प्लांट मौजूद हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं। उसकी रीजंस क्या हैं कि इनके अंदर प्रॉपर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स प्रेजेंट हैं, और स्टेम्स के अंदर, रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि सब स्टेम के अंदर अपने जाइलम फ्लोएम मौजूद है, रूट्स के अंदर अपने स्पेसिफिक जाइलम फ्लोएम मौजूद है, और लीव्स के अंदर भी जाइलम फ्लोएम मौजूद है। उसके अलावा इनमें प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया भी मौजूद है। स्पोरेंजिया क्या चीज़ है? जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर हम यहाँ पे बनाएं, ये हमारे पास एक स्टेम है जो अगर डाइकोटोमस मैनर में अरेंज हुई हुई है, तो इसके आगे जो टिप्स बनेगी उन टिप्स के ऊपर स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? स्पोरेंजिया। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे भी इसका नाम डिस्कस किया था। तो स्पोरेंजिया मौजूद है, इट मीन्स कि सीड की फॉर्मेशन भी होगी, सीड एवोल्यूशन इसी की वजह से हुई थी। आफ्टर दैट पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट भी होती है। इनमें किस लिए होती है? मेल गैमेट को सेफली फीमेल गैमेट्स तक लेके जाना, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। जैसे कि ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाता है पानी की मदद से, इसलिए वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे वाटर की रिक्वायरमेंट उनकी सबसे ज़रूरी होती है। लेकिन डिवियन ट्रैक्योफाइटा के मेंबर्स जो हैं, या डिवियन ट्रैक्योफाइटा के प्लांट्स जो हैं, उनमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पानी की निस्बत ज़्यादा सेफ़र उनके लिए क्या मेथड है, या ज़्यादा सेफ्टी वाला क्या प्रोसेस है कि उनमें पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट कैसे होती है ये हम एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इस पॉइंट को करेक्टर के लिहाज से आप याद करोगे। उसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर भी बनते हैं, फ्रूट भी बनते हैं जो इनको डिस्पर्स करवाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, किसी एनिमल के ज़रिए, किसी इंसेक्ट के ज़रिए, या बीज वगैरह जो है उनके विंग्स के साथ, उनकी बॉडी पार्ट्स के साथ अटैच होकर पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्स हो जाना, फ्रूट के सीड का डिस्पर्स हो जाना। ठीक है, उसके अलावा इनमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ठीक है, इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पॉइंट हम पीछे स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इसको एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रैक्योफाइट्स को ओवरऑल 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फिलिकेनी, जिनको हम फर्न्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्मी यानी कि जिम्नोस्पर्म्स जो नेकेड सीडेड होते हैं, जैसे कि ये कॉमनली आप अपने घरों में देखा होगा, कंगी पाम जिसको हम कहते हैं, और एंजियोस्पर्म्स जैसे ये सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है, सनफ्लावर, दीज आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स में आप रोज़ की एग्जांपल भी दे सकते हो, मैंगो की एग्जांपल भी दे सकते हो, वीट है, राइस है, कॉर्न, बार्ले वगैरह, ये सारे जो हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का स्पेसिफिक बेसिक या कहने के प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। एवोल्यूशन ऑफ लीफ की बात करें तो अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े, हमने किंगडम प्रोटिक्टिस्टा को डिस्कस किया, हमने किंगडम फंजाई को डिस्कस किया, हमने उसमें लीफ का नाम नहीं लिया। हमने ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया, उसमें भी हमने ट्रू लीव्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। हमने थैलस की बात की है, हमने प्लांट लाइक बॉडी की बात की है, हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर की बात की वहाँ पे, लेकिन हमने ट्रू लीफ की बात नहीं की। तो ट्रू लीफ का मतलब क्या है? जिस लीफ के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हो उसको आप ट्रू लीफ का नाम देते हो। तो जितने भी अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स थे उनमें प्रॉपरली लीफ यानी कि ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन जो है वो नहीं थी। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक इमेज शेयर की गई है जो आपकी बुक की इमेज है। इसमें ये एग्जांपल दी गई सबसे पहले जो वेस्कुलर प्लांट बनाया था या एवॉल्व हुआ था, बना था या कह लें कि एवॉल्व हुआ था, वो प्लांट है ये, उसकी इमेज है ये, उसका नाम है कुक्सोनिया। ठीक है, कुक्सोनिया जो है सबसे अर्लीस्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट है जो 350 मिलियन ईयर्स अगो, कहने कि उसका जो फॉसल मिला था वो 350 मिलियन ईयर्स अगो अप्रॉक्सीमेटली, ये एक उसकी एज बताई गई है कि 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले इसका ये फॉसल जो है ये दरियाफ्त किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको कहीं पे भी स्टेम नज़र नहीं आ रही है। कुक्सोनिया की अगर हम यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको इसकी स्टेम क्या कहने के ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। ये इसकी नीचे स्टेम है जो कि राइजोम है, इसके ऊपर ब्रांचेस बनी हुई हैं। ठीक है, और ब्रांचेस के टिप पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है जो कि जिसके अंदर स्पोर्स इनक्लोज्ड होंगे, लेकिन इन ब्रांचेस के ऊपर कहीं पे भी आपको लीव्स नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो अर्ली वेस्कुलर लैंड प्लांट्स जो थे उनके अंदर ना तो ट्रू लीव्स मौजूद थी ना ही रूट्स मौजूद थी। तो
तो लीव्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि प्लांट का एक एरियल जो कि हवा में यानी कि मिट्टी से ऊपर जो मौजूद होता है, एरियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है वो लीफ होता है, जो कि अर्लियर वेस्कुलर प्लांट्स या वेस्कुलर लैंड प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता था। अर्लियर वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड सिस्टम देखा जाता था, लेकिन ट्रू लीव्स या ट्रू रूट्स नहीं थी। अर्लीस्ट जितने भी वेस्कुलर लैंड प्लांट्स तब इवॉल्व हुए थे उस टाइम पे, उस इरा में, वो साइज़ में एक तो वो साइज़ में छोटे थे, ठीक है। उसके बाद साइज़ में छोटे होने के साथ उनके पास दो तरह की चीज़ें मौजूद थी, दो पार्ट्स थे। एक थे उनके एरियल पार्ट्स, दूसरा था उनका राइजोम, ठीक है। एरियल पार्ट जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच था। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक ब्रांच बना रही हूँ, ठीक है। इस ब्रांच से आगे फर्दर एक ही पॉइंट से दो पॉइंट्स या दो ब्रांचेस बन रही हैं। उसी तरह से इसके अंदर भी एक ब्रांच से दो ब्रांचेस बन रही हैं, दिस विल बी अ डाइकोटोमस ब्रांच, जो कि बिल्कुल इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट और स्मूथ होती है। जबकि राइजोम कैसा होता है, राइजोम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सबटेरिनियन होता है। सबटेरिनियन का मतलब होता है अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे एंकरिंग कर रहा होता है और एब्जॉर्प्टिव होता है। तो जो अर्ली वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे वो साइज़ में छोटे थे, लेकिन उनके अंदर दो मेजर पार्ट्स थे। एक पार्ट क्या था, एक पार्ट है एरियल पार्ट्स का और दूसरा पार्ट है उनका राइजोम। कुक्सूनिया का स्ट्रक्चर जो है वो भी, या जो उसका स्ट्रक्चर लेआउट था वो ऑलमोस्ट ऐसा ही था। मतलब उसकी स्टेम जो है वो नेकेड थी। नेकेड मतलब उसकी स्टेम पे किसी भी तरह की लीव्स की कवरिंग नहीं थी, जैसे कि भी आपने प्रीवियस इमेज में देखा। ऐसे प्लांट्स में लीव्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, लेकिन इनमें लीव्स की फॉर्मेशन जो है वो एक छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनी थी, एक आउटग्रोथ की शक्ल में बनी थी, जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं थे। इस वजह से ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर लीव की फॉर्मेशन स्टार्ट तो हुई, लेकिन एक स्केल लाइक स्ट्रक्चर के मैनर में, एक आउटग्रोथ के मैनर में, जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं थे, उनको हम ट्रू लीव्स कंसिडर नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया यहाँ पे कि लाइकोपोर्स वो सबसे पहले प्लांट्स थे जिनके अंदर ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स की फॉर्मेशन देखी गई थी, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास लीव्स की दो कैटेगरीज आ जाएंगी, दो टाइप्स आ जाएंगी, एक है माइक्रोफिल और दूसरे है मेगाफिल। माइक्रोफाइलस या मेगाफाइलस, ये जो फिल की टर्म है PHYLL, ये फिल की जो टर्म है ये लीफ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये लीव्स के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे मैंने अभी बात की स्केल लाइक आउटग्रोथ की, ये कुक्सोनिया की स्टेम है। अब यहाँ पे स्केल लाइक आउटग्रोथ का मतलब है कि इस तरह से पतला सा करके आप कह सकते हो कि बिल्कुल थिन सी लाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है आउटग्रोथ का, ठीक है। इसके अंदर ये स्केल लाइक आउटग्रोथ है, इसके अंदर कहीं पे भी वेस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद नहीं है, तो आप इसको स्केल लाइक आउटग्रोथ ही कंसिडर करोगे, ना कि ट्रू लीफ कंसिडर करोगे। आफ्टर दैट माइक्रोफिल और मेगाफिल का डिफरेंस आप लोगों ने करना है, ये एज ए इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। माइक्रोफिल स्मॉल साइज लीव होते हैं, मेगाफिल लार्ज साइज के लीव्स होते हैं। माइक्रोफिल की एग्जांपल आप लाइकोपोड्स या लाइकोपोडियम दे सकते हो, मेगाफिल की एग्जांपल आप फर्न्स या सीड प्लांट्स दे सकते हो। माइक्रोफिल के अंदर जो लीफ है, उसके लीफ के अंदर जो वेन है वो सिंगल होती है, ठीक है, यानी कि वो अनडिवाइडेड होती है। ऐसा लीफ जो स्मॉल साइज़ का हो, जिसके अंदर वेन अनडिवाइडेड हो, सिंगल हो, उसको हम माइक्रोफिल कहते हैं, जैसे कि लाइकोपोड्स यानी कि लाइकोपोडियम में पाया जाता है। लेकिन वो लीफ जो साइज़ में बड़ा भी हो, जिसके अंदर वेन्स जो है फर्दर डिवाइडेड हो, वेनलेट्स में और एक्सपेंडेड लीफ लैमिना हो, लीफ ब्लेड हो, ऐसे लीफ को हम मेगाफिल कहते हैं। मेगाफिल लीव्स की एवोल्यूशन जो है वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम से ही स्टार्ट हुई थी, कुछ प्रिमिटिव साइलोपोड्स यानी कि प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स में, और उसकी अप्रॉक्सीमेटली क्या ड्यूरेशन बताई जाती है, 350 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले मेगाफिल लीव्स की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। अगर आपको मेगाफिल लीव्स बनाने के लिए कहा जाए तो इसका आपने लीफ लैमिना, ये जो एक्सपेंडेड पोर्शन मैंने बनाया है, ये आपने लीफ लैमिना या ब्लेड कंसिडर करना है। इसके अंदर आपने प्रॉपरली शो करना है कि किस तरह से इनके अंदर मेगाफिल्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। मेगाफिल्स में वेन्स आपने बनाई, वेन्स की आपने आगे फर्दर नेटवर्क लाइक मैनर में आपने उनकी अरेंजमेंट करनी है, यानी कि उसमें से फर्दर आपने ब्रांचेस निकालनी है। तो ये वेन्स और वेनलेट्स, जहाँ पे वर्ड यह आ जाता है लेट्स का, इट मीन्स फर्दर स्मॉलर पार्ट। जैसे एक लीफ है, बड़ा पत्ता, ठीक है, उसके अगर छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद हैं आप उसको लीफलेट्स कहते हैं। उसी तरह से एक वेन है,
ठीक है, एक वेन है, उसके आगे से फर्दर आपने कहा कि भाई वेनलेट्स हैं, छोटी छोटी वेन्स मौजूद हैं, इनको आप वेनलेट्स कहोगे। ठीक है, तो माइक्रोफिल वो लीव्स जो स्मॉल साइज के होते हैं, जिनके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन प्रेजेंट होती है, उनको माइक्रोफिल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या आपने इसकी बतानी है, लाइकोपोड्स या लाइकोपोडियम। जबकि वो लीफ जो साइज में बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, जिनमें वेन्स और वेनलेट्स जो है डिवाइडेड हुई हुई होती हैं, एक्सपेंडेड लीफ या लीफ ब्लेड या लामिना होता है, उनको मेगाफिल्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताइए आपको, फर्न्स और सीड प्लांट्स। मेगाफिल की एवोल्यूशन में 3 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन और वेबिंग। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं, इनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओवरटॉपिंग किसे कहते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड पोर्शन जो होता है स्टेम का, एरियल पोर्शन जो होता है स्टेम का, उसमें अनइक्वल ब्रांचिंग होती है। ठीक है, मतलब कुछ ब्रांचेस जो है वो छोटी रह जाती हैं, कुछ ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो ये ब्रांचेस जो हैं ये डिफरेंट प्लेन्स के लिहाज से ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारी ब्रांचेस की जो डेवलपमेंट है वो इक्वल नहीं होती, अनइक्वल मैनर में होती, इसको हम ओवरटॉपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे मेन एक ब्रांच बनाई, यहाँ से 2 ब्रांचेस जो है वो डाइकोटोमस में वे में रिलीज हुई या मर्ज हुई। अब यहाँ पर इससे आगे 2 जो ब्रांचेस निकलेंगी वो छोटी हैं, जबकि इससे जो 2 ब्रांचेस निकलेंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो इसको हम ओवरटॉपिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट प्लेनेशन क्या होता है कि अनइक्वल डाइकोटोमीज हैं या अनइक्वल ब्रांचेस जो हैं वो वन प्लेन, उनकी अरेंजमेंट जो वन प्लेन तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। मतलब इसमें सारे के सारे जो ब्रांचेस थी, जो कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी, वो सारी सेम साइज़ पे आ जाती है, सेम प्लेन ऑफ डिवीजन पे या सिंगल प्लेन में आ जाती है, और वो सबका साइज़ जो है वो इक्वल होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट वेबिंग, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। जैसे आपने फ्रॉक का टो देखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉक के पाँव देखे हैं, या आपने डक के पाँव देखे हैं। ठीक है, आपने देखा उनकी उंगलियों के दरमियान में एक झिल्ली सी मौजूद होती है, वो क्या चीज़ है, उसको आप वेबिंग कहते हो। तो ओवरटॉपिंग और प्लेनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप या प्रोसेस आता है उसको हम वेबिंग या फ्यूजन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे भी बनाई, जिस तरह से डाइकोटोमीज बनी थी या ब्रांचेस बनी थी, इन ब्रांचेस के दरमियान में जो स्पेस प्रेजेंट होगी उसकी सराउंडिंग में उस स्पेस को ऑक्यूपाई कौन करेगा, पेरेन्काइमेटस सेल्स की एक शीट जो है वो इसको ऑक्यूपाई करना शुरू करती है, जिसकी वजह से ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं और एक एक्सपेंडेड फॉर्म में फ्लैट लामिना या लीफ ब्लेड बन जाता है। अब इस लीफ ब्लेड के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी नेटवर्क लाइक मैनर में डाइकोटोमस वेन्स प्रेजेंट होंगी। ये बेसिकली क्या थी, ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड वेन्स हैं, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम है जो ओवरटॉपिंग और प्लेनेशन में बना था। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वेस्कुलर स्ट्रैंड्स जो हैं उनकी फ्यूजन होती है, जिसके रिजल्ट में वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वेन्स की अरेंजमेंट जो यहाँ पे होगी वो नेटवर्क लाइक बनना शुरू हो जाती है। ऐसी अरेंजमेंट को हम रेटिकुलेट विनेशन पैटर्न कहते हैं। विनेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड। हमारे पास ये एक लीफ है, ठीक है, ये मैंने इसमें मिडरिप बनाई इसकी, इस मिडरिप से आगे एक ये इसकी वेन्स अराइज कर रही हैं। ठीक है, इनसे आगे फर्दर आप कह लगे ब्रांचेस अराइज कर रही हैं तो वो वेनलेट्स होंगी। ठीक है, ब्रांचेस मतलब इससे आगे फर्दर अगर वेन्स अराइज करी तो वो वेनलेट्स हैं, जिसकी वजह से इस लीफ के अंदर नेटवर्क जो है वो वेन्स का बन जाता है। इसको हम रेटिक्यूलेट विनेशन कहते हैं। विनेशन अगेन बता देती हूँ, विनेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को इन द लीफ लैमिना। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। तो लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड के अंदर अगर वेन्स नेटवर्क लाइक मैनर में अरेंज्ड है तो उसको आप रेटिकुलेट विनेशन कहोगे। एवोल्यूशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, ठीक है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लीफ की प्रॉपर लीफ जो है वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला लीफ जो बहुत एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए बना, वो आहिस्ता आहिस्ता 15 से 20 मिलियन ईयर्स के अंदर जाके एक लीफ जो है या इससे ज़्यादा की ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ था। मोर देन 15 to 20 मिलियन ईयर्स में एक प्रॉपर लीफ जो है या उसकी एवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट आपके साथ एक इमेज शेयर की गई है। ये इमेज बेटा इसीलिए शेयर किया ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरटॉपिंग हो रही है, अनब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि अनइक्वल वे में डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हो रही है। कहीं पे ब्रांच बहुत बड़ी है, ठीक है, कहीं पे ब्रांच छोटी जा रही है। तो प्लेनेशन में क्या होगा कि ये सारे सेम लेवल पे आ जाएंगे।
सबका साइज़ जो है वो एक जैसा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी फिंगर्स को एक को आप सीधा कर रहे हो, एक को आप बेंड कर देते हो, फिर आप एक को सीधा करो, एक को आप बेंड कर रहे हो, तो जब आप इनको बिल्कुल सीधा करोगे, सबको एक साथ ले आओगे, दैट विल बी प्लेनेशन, यानी कि सिंगल प्लेन में वन प्लेन में आ जाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे जो आप देख रहे थे ये जो डाइकोटोमसली ब्रांचेस मौजूद है, इसके इर्द गिर्द हमने कहा कि शीट ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स ने इसके इर्द गिर्द इसको सराउंड करना शुरू किया। इसमें जो स्पेसेस हैं यहाँ पे वो सेल्स बनना शुरू हो गए, तो जिसके रिजल्ट में आपके पास अब क्या बताओगे कि वेबिंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ये पत्ता बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आपको ये वेन्स मिडरिप वगैरह नज़र आ रही है, वेन्स हैं, वेलनेट्स हैं, ये क्या चीज़ है, इसको हम वेबिंग कहते हैं। और ये एक पूरा लीफ जो है वो डेवलप होने पर ही बनता है। इसकी डेवलपमेंट का मतलब कि प्रॉपर लीफ जो है वो डेवलप हो जाता है। तो एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होता है, ठीक है, उसको कई साल लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5 साल लगें, 10 साल लगें, कई हज़ारों साल भी लगते हैं। इसलिए 15 से 20 मिलियन, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक का ड्यूरेशन भी लग जाती है एक किसी भी ऑर्गन या पार्ट के एवोल्यूशन में। तो एवोल्यूशन का प्रोसेस चूँकि स्लो है, तो लीफ की प्रॉपर एवोल्यूशन जो हुई है वो कितनी ड्यूरेशन में हुई है, 15 to 20 मिलियन ईयर्स अगो। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है बेटा वो इंपॉर्टेंट MCQs के लिए आपने तैयार करनी है। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट VIP लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग शॉर्ट MCQs हर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।